इस मैप में ना ये ऊपर जो है ना ये रश है, ठीक है, और अम, यार ये कौन सा मैप खुल गया? यार तुम लोग पता नहीं किस प्लेनेट से आए हो। मैंने ऐसे ही ओपन किया है गूगल के जरिए ना, मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा बस एशियन मैप और मैंने ये ओपन कर लिए। हद हो गई है यार, मतलब कम ऑन बॉयज, कौन से सीजन की तैयारी कर रहे हो? गूगल यार, बस मैंने कहा कि तुम लोग बताता हूँ फिर तुम्हें शायद सही समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने ये खोल ली यहाँ से सिंपल। अब मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है कंट्री। ये देखो, ये है ये रशिया और ये यूक्रेन है, ठीक है। ये रशिया है और ये यूक्रेन है। अब अगर मैं इसको ना, मेरे पास दूसरा लैपटॉप नहीं है आज, अब ये पता नहीं जूम भी होता है कि नहीं होता। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, ये रशिया है और ये यूक्रेन है। अब ये जो आपको ना ये छोटू सा नीचे नजर आ रहा है ना, यूक्रेन तो ऊपर है, ये जो उसके साथ छोटू सा ये वाली चीज है, ये दिस इज क्रीमिया। अब ये जो क्रीमिया है ना, ये यूक्रेन के साथ फिजिकल इसकी बाउंड्री है, लेकिन इसकी एज इन ना ये रशिया के साथ फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बिकॉज रशिया यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मसला ये है कि रशिया को ये क्रीमिया हर हाल में चाहिए, एट ईच एंड एवरी कॉस्ट, क्योंकि उसने यहां से इधर ट्रेड करनी है बाकी दुनिया के साथ। अगर ये क्रीमिया उसके पास नहीं आता तो वो बिल्कुल ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो सीन पहले ये था कि जो पहले प्रेसिडेंट था वो इन पोर्ट में था, तो इस पोर्ट का मसला था। मसला ये हुआ कि 2014 में जब ये प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो इन्होंने यहाँ पे रिफरेंडम करवा लिया, और वो सारा रिफरेंडम कंट्रोल्ड रिफरेंडम था। और उन्होंने यूक्रेन के लोगों से पूछा कि तुमने, सॉरी क्रीमिया के लोगों से पूछा कि तुमने यूक्रेन के साथ रहना है या तुमने रशिया के लोगों के साथ रहना है। तो मेजोरिटी जो वोटिंग है उन्होंने कहा कि हमने रशिया के साथ रहना है, और उसको इन्होंने नेक्स्ट कर लिया। अब बात ये है कि जो थियोरिस्ट है, इंटरनेशनल थियोरिस्ट, वो कहते हैं कि रशिया ने ये अनेक्स किया है, जबकि रशिया जो है वो ये कहता है कि मैंने अनेक्स नहीं किया, मैंने तो यहाँ पे रेफरेंडम करवाया है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो भी रेफरेंडम है, ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ कंट्रोल्ड था। अब जो आजकल इश्यू चल रहा है वो चल रहा है ईस्ट ईस्ट यूक्रेन में, मतलब इधर, और इधर नीचे साउथ यूक्रेन में। अब ईस्ट यूक्रेन में और साउथ यूक्रेन में मसला ये है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि यूक्रेन जो है वो रशिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है। आफ्टर रशिया, द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप इज यूक्रेन। ये बात में कह तुम्हें पता ही नहीं होगी कि पता थी, यूक्रेन का भी बड़ा है। अच्छा, अब ये जो है ना ये रशिया के साथ लग रहा है यूक्रेन। अब क्योंकि इसकी इतनी बड़ी बाउंड्री यूक्रेन के साथ है, तो रशिया कोई ना कोई पंगे यहाँ पे स्टार्ट करवाता रहता है। असल में बात ये है कि यहाँ पे ये अपने आप को असर्ट करना चाहता है। रशिया आफ्टर द 2008 वार विद जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है, war with Georgia, Russia want to assert herself, और ये क्रीमियन इशू मैंने तुम्हें बता दी है। कोई फाका हुआ है कि नहीं?
शर्म कर लो, अगर अभी भी थोड़ा थोड़ा हुआ है तो छोड़ दो फिर सीएसएस। छोड़ दो सीएसएस। वो क्या कहते थे मेरे टीचर, वो एंड में पूछते थे समझ आ गई सबको, तो कुछ बच्चे होते कहते थे नहीं सर समझ नहीं आई, तो वो आगे से पता क्या कहते थे, कह दूं मैं तुम लोगों को, चलो कह देता हूँ। बड़े प्यार से पूछे थे, कहते बेटा समझ आ गई सबको, तो कुछ बच्चे कहते थे सर समझ नहीं आई, वो कहते थे कोई बात नहीं, सबका पास होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं, तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम्हारा पास होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी तड़प रही है तुम्हारे बगैर। मस्ट जॉइन इट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो हम यहाँ पे थे कि इसका ये वाला जो प्लान था, नेशनल पैट्रियोटिक थीम जो था, ये जो नेशनल पैट्रियोटिक थीम था, ये था कि अ, पुतिन ने बहुत कोशिश की, पुतिन ने बहुत कोशिश की कि मैं जो है ना यहाँ पे, मतलब मैं अपने मुल्क के अंदर नेशनलिज्म को जगाऊं। अब ये जो नेशनलिज्म को जगाना था, ये जो नेशनलिज्म को जगाना था, ये यूरोपियन यूनियन या नेटो के अगेंस्ट नहीं था। अगेंस्ट वाज स्पॉन्टेनियस। ये उसने सारा कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके अगेंस्ट उसी के मुल्क में काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो मैं तुम्हें मेन बात समझा रहा था, वो ये थी कि अमेरिका, ये जो रशियन जितनी भी सारी पॉलिसी है, दैट इज बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशन, एडहॉक बेस पे सारी की सारी काम करती है। एंड द लास्ट थिंग इज कि यू मस्ट कीप इन माइंड कि एक बंदा था स्टीवन पिफर, उसने ये कहा था कि टू पुट द क्रेमलिन, ओ क्रेमलिन का पता क्या होती है, व्हाट इज क्रेमलिन? बस ये सब लोग रशिया को ही क्रेमलिन कहते हैं, ब्रॉडर ब्रॉडर कंट्रोल में। टू पुट द क्रेमलिन मैसेज इन स्लोगन, क्या बनेगा? रशिया इज बैक। या तुम लोग फिर अपनी बातें कर लो या फिर ये समझ लो, दो ही काम हो सकते हैं। बाद में तुम कहते हो कि थोड़ा थोड़ा समझ आता है। मजाक हो रहा है यहाँ पे। ओ 10:34 हो गए। ओके, टेल 11 टेक ए ब्रेक, और उसके बाद हम देखते हैं। को पल्ले पड़ी हैं चीजें। यार मैं बस इसी चीज को लेके परेशान हूँ कि कितनी चीजें करवाऊं और कितनी चीजें छोड़ दूं। मुझे लगता है आज ये फॉरेन पॉलिसी होगी बस, ऑर्गेनाइजेशंस का। मुझे तो आज ऑर्गेनाइजेशन होती नजर नहीं आ रही, और मैं सोचा था कि एक ही दिन में हो जाएंगी। नहीं, आज कितनी क्लास है? 12वीं है ना? अभी तो मेरे पास 4 क्लासेस पढ़ी है ना।
अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन के बाद तो कुछ रह ही नहीं गया। ऑर्गेनाइजेशन के बाद रह गया है, एक वो इंटरनेशनल लॉ रह गया है, और एक वो पीस वाला रह गया है। बस ये दो टॉपिक्स रह गए हैं, उसके अलावा रह क्या गया है? अपना कोर्स देखा है तुम लोगों ने? हाँ, साउथ ईस्ट एशिया। मुझे जी जी, ब्रेक ले लें आप, ब्रेक ले लें आप। 11 बजे तक ब्रेक करें, फिर देखते हैं। अप टू 11। आज यार सेशन ब्रेक है, मैं थोड़ा सा ना, मुझे काम है, मैंने वो करना है। सो नेक्स्ट इज चाइना फॉरेन पॉलिसी। ये इतनी मुश्किल नहीं है, इनके सिंपल सिंपल से कंसर्न्स थे, कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं। कि 1949 में जब चाइना बना, तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिंपली प्रिंसिपल्स और स्लोगन्स पे मुश्तमिल थी। ठीक है, कोई इनकी मतलब कोई ग्रोथ वगैरह तो ऐसे एज इन हो नहीं रही थी कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इस तरह कुछ ना। असल में इनकी फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट तब होती है कि जब 1980 आया, और इनके एक लीडर था डेंग जिया पिंग। ये बंदा चाइना के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आया, और काफी सारी चीजें चेंज हुई। जब ये चेंज आया तो उसके बाद इनकी जो आउटलुक है फॉरेन पॉलिसी की, वो ऑल टुगेदर चेंज हो गई। अब चाइना ज्यादा इस कंटेक्स्ट में सोचने लग गया कि चाइना की इंडिपेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई किसी किस्म का अटैक ना हो। और जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है वो चाइना की सोवरेनिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। और सवाल अगला ये माइंड में आता है कि सर, चाइना जैसे मुल्क की independence, sovereignty, or territorial integrity, how can these be so important and be at the core of the foreign policy? तो उसका जो जवाब है वो है ताइवान, वो है जिनजियांग, और वो है तिब्बत। आपको ताइवान का मैंने कल बता दिया था कि ताइवान जो है असल में वो चाइना का पार्ट था, लेकिन आजकल वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की हुकूमत है। ठीक है, और चाइना चाहता है कि ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, एंड दैट मस्ट बिलोंग टू मी at every cost. So that's why China always pursue this sovereignty. China always pursue this territorial integrity. Same with the Xinjiang and same with the Tibet, जहाँ पे उन मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं। और उसके बाद जो अगला स्टेप था चाइना के लिए वो ये था कि चाइना रिफॉर्म्स करनी थी।
हांगकांग का भी इशू है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हांगकांग को भी इन्होंने हासिल तो कर ली है, हांगकांग को हासिल तो कर ली है, लेकिन स्टिल इट हैज अ ग्रेट इशू। ठीक है। उसके बाद चाइना ने जो अगला स्टेप लिया वो रिफॉर्म्स थी। चाइना रिफॉर्म पैकेज लेके आना चाहता था, चाइना ओपन अप होना चाहता था, और चाइना मॉडर्नाइज होना चाहता था। और यहाँ पे जो चाइना के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस थे वो ये थे कि मॉडर्नाइज होना था। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि अपने टेरिटोरियल जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो एडजस्ट करने थे, बिकॉज चाइना के भी सारे मसले पाकिस्तान से हैं। अगर जापान के साथ जाता है तो उसके साथ आइलैंड्स के कुछ इश्यूज हैं, नीचे इंडिया के साथ आता है तो वहां पे तिब्बत का इशू है। अगर उस फिलीपीन वाली साइड पे जाता है तो वहां पे साउथ चाइना सी का इशू है। सो इट हैज ग्रेट टेरिटोरियल इशू, और जब तक ये टेरिटोरियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करता था ये कभी भी पावर नहीं बन सकता था। तो चाइना ने एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी मेंटेन की, बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी मेंटेन की, इज रियली अप्रिशिएबल। और इसको आप बिल्कुल पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हो कि पाकिस्तान शुड आल्सो डू दिस। चाइना ने क्या किया, ही बाय सेटिंग असाइड areas of disagreements with neighbors, ये बहुत बड़ा चाइना का स्टेप था कि उसने फॉर द टाइम बीइंग तरक्की करने के लिए जो जो अपने पड़ोसियों के साथ, जो अपने नेबर्स के साथ एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स थे उनको फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दिया। अब देखा जाए तो जापान के साथ बहुत बड़े मसाइल हैं एरियाज के, लेकिन जापान के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड भी है। इंडिया के मसाइल हैं लेकिन स्टिल इंडिया के साथ ट्रेड भी है। दिस वाज द वन ऑफ द कोर ऑफ द चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद जो दूसरा बड़ा था वो ये था कि चाइना का एज एन इंटरनेशनल रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं था बाकी कंट्रीज के साथ। दूसरी बड़ी चीज थी वो इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करनी थी, दूसरे कंट्रीज को लूप में लेके आना था। ठीक है। और जो तीसरा मिलता था वो स्टेप ये था कि इन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए इंगेज करना था मुख्तलिफ कंट्रीज को, एंड दे डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब। तो इस कंटेक्स्ट को मेंटेन कर रखते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो चाइना का जो मेन अगला प्रिंसिपल था वो ये था कि अपनी तरक्की के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी को भी एक्वायर करना है। तो अगेन उसके लिए भी जितनी तरक्की करनी, क्योंकि चाइना के नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं और सिर्फ रशिया के रिसोर्सेज पे ये डिपेंड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अपने आप को एक्सपैंड करना था, मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड करना था और बाकी कंट्रीज में भी एक्सपैंड करना था। फॉर दैट दे आल्सो नीड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैया। बट इस सब के साथ साथ ये कुछ करने में जो एक चीज फिर भी बैकग्राउंड में रखनी थी वो यही रखनी थी कि अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है, कैसे करना है, इसको इन्होंने कैश किया थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने साथ मिलाया और उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करके इस चीज की तरफ लेके गए कि उनको ताइवान से आइसोलेट कर दें। मतलब वो तमाम कंट्रीज जिन्होंने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया हुआ है वो कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्निशन दें, और जो ऑलरेडी इन्होंने रिकॉग्निशन दी हुई है उससे विदड्रॉ कर लें। ठीक है। तो इस चीज की बेस पे जो इनकी इम्प्लीकेशन सामने आई, जो इनकी इम्प्लीकेशंस
इनकी फॉरेन पॉलिसी सामने आती हैं, वो भी कुछ इसी तरह के मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेंट फॉर द डिफेंसिव अप्रोच, के पंगे नहीं करने, अपना जो प्रोफाइल है वो हमेशा लो रखना है, और लो प्रोफाइल रख के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है, और विद पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, और उसके साथ जो फॉर द टाइम बीइंग अपने नेबर्स हैं उनके साथ जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करना है। ठीक है, और एक जो गलत चीज है ये है, खैर उनके लिए अच्छी है क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और एनर्जी डिप्लोमेसी को भी आगे लेके चलना है। इंडियन बॉर्डर पे उनके काफी सारे मसाइल है ना, अब ये तो नहीं करना कि ट्रेड करते रहना और एरियाज इनको दे देने हैं, एनी हाउ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज द मेन। बच्चे रॉन्ग इसलिए है ना कि इस चीज से, ये मैं बताता हूँ कि क्यों रॉन्ग है, ये अलग से बताता हूँ, ये हम अलग से देखते हैं, इसको हम अलग से देख लेते हैं। ठीक है, यार नंबर वन ये है कि डिफेंसिव अप्रोच रखनी है, ऑफेंसिव अप्रोच नहीं रखनी। डिफेंसिव अप्रोच रखनी है, ऑफेंसिव अप्रोच नहीं रखनी, अपना जो प्रोफाइल है वो लो रखना है इन द स्टार्ट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है। ये कैसे करनी है ये भी हम देखते हैं। जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगी तो उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ जो नेबर्स के साथ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जापान के साथ जो मसले हैं, जो मसले इंडिया के साथ हैं, उनको भी हल करना है। और जब थोड़ी बहुत पार आ जाएगी तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जो एरियाज ये क्लेम करते हैं उनको भी एड्रेस करना है, और इंडियन बॉर्डर पे जो इश्यूज हैं उनको भी देखना है, और एनर्जी डिप्लोमेसी को भी परसू करना है। इस हिसाब से इस हिसाब से अगर आप करंट मैनिफेस्टेशन देखें, अगर आप करंट मैनिफेस्टेशन दे, इस पॉलिसी की बेस पे फिर चाइना क्या कर रहा है, सबसे पहला काम चाइना क्या कर रहा है? The first thing China is doing is multilateralism. Naveed, बच्चे very good question. Sir, is it written foreign policy of China? शाबाश, good question. इसका बेटा आंसर ये है कि जो रिटर्न फॉरेन पॉलिसी होगी ना वो बड़ी ऑफिशियल सी होती है। जो फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको पहले पढ़ाई थी ना, जो मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी पहले पढ़ाई थी, ये चीजें होती हैं, ये करना होता है, नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना होता है, ये चीजें करनी, वो रिटर्न फॉरेन पॉलिसी हमेशा वही लिखी होती है। डू यू गॉट माय पॉइंट नवीद? या मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से? ठीक है, गुड, शाबाश।
The first thing that China is doing is या जो रिटर्न है वो मतलब कह लो कि वो सबकी एक जैसी होती है। रिटर्न फॉरेन पॉलिसी सबकी एक जैसी होती है। एप्लीकेशन इज ऑलवेज कवर्ड। एप्लीकेशन में कभी आपने कुछ करना होता है, कभी आपने कुछ करना होता है, कभी आपने कुछ करना होता है। ठीक है, देखो रिटर्न में क्या होगा कि अपने वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना है। अब वो जो वन चाइना पॉलिसी होगी, कभी वो थ्रेड से फॉलो करवा लेंगे किसी से, कभी वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉलो कर लेंगे, कभी कोई तरीका अडॉप्ट करेंगे, कभी कोई तरीका अडॉप्ट कर लेंगे। सॉरी। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह ना आता है। मार्क्सिज्म नहीं, मार्क्सिज्म से चाइनीज फॉरेन पॉलिसी अब बाहर आ गई है। मार्क्सिज्म से चाइनीज फॉरेन पॉलिसी अब बाहर आ गई है। या स्पॉन्टेनियस मल्टीलेटरिज्म ये है। मल्टीलेटरिज्म ये है, चाइना ये कहता है कि अभी अगर आप प्रेजेंट वर्ल्ड देखो तो आपको मल्टीलैटरलिज्म मिसिंग नजर आती है। अगर आप प्रेजेंट वर्ल्ड में देखते हो तो आपको मल्टीलैटरलिज्म मिसिंग नजर आती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बैकलैश है। कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं कर रहे। अगर तुम नजर आ रहा हो तो ब्रेक्सिट हो रहा है और मल्टीपल चीजें हो रही हैं। और राइजिंग टेक्निज्म इज मेन कंसर्न। इसके अगेंस्ट चाइना कैसे नजर आ रहा है? चाइना इज स्टिल growing interdependence. Sorry, China is still growing interconnectedness. इसके लिए चाइना ने क्या किया है? इसके लिए चाइना ने अभी जो G20 समिट थी, उसके अंदर जो चाइना का प्रेसिडेंट था जी, उसने क्लियरली कहा है कि वी वांट टू सी कोऑपरेशन एंड ऑल दैट। उसके बाद चाइना ने बीजिंग के अंदर दुनिया की पहली इंटरनेशनल एक्सपो करवाया है। उसके बाद चाइना हाइपर हाइपरली वर्क कर रहा है इस चीज के ऊपर कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो। चाइना is pushing countries to meet SDGs, Sustainable Development Goals by 2030। एंड बेशक यूएस निकल गया है, बट चाइना इज स्टिल होल्डिंग पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद चाइना क्या कर रहा है? उसके बाद चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सक्सेस बना रहा है। अच्छा बच्चों, एक बात तुमने याद रखनी है, ये ना इसको बाद में इसके अच्छे से नोट्स भी बनाना जरूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में ये है BRI, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मैंने अभी कहा है कि चाइना अब कम्युनिज्म से बाहर आ गया है। जब मैंने अभी कहा ना कि कल्चरल रेवोल्यूशन आया था ना, तो उसके बाद चाइना कम्युनिज्म से बाहर आ गया। चाइना ने अपने आप को ओपन किया, मैक्सिमम अपने आप को ओपन किया। अच्छा, ये जो BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अंदर दो चीजें हैं। वन इज OBOR। नहीं, अब कहीं भी नहीं, तो बहुत कंट्रीज में है, मतलब वो भी
प्योर कम्युनिज्म नहीं है। एक है MSR। अनम क्या क्वेश्चन पूछा आपने? बच्चे अब ये देख लें आप, मतलब क्वेश्चन को आप खुद ही देख लें, ये आपको है क्वेश्चन पूछने वाला। कुछ होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उसका आर्टिकल 25A है, क्या कहता है बताओ अनम? एजुकेशन फॉर ऑल। तो मोस्टली ये जो चीजें होती हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मीट करना होता है। लेकिन क्या कंट्रीज बाउंड होते हैं? तो ऑन पेपर तो ये बाउंड होते हैं, बट इन रियलिटी दे हार्डली डू द थिंग्स। गोल नंबर 3, वर्ल्ड हेल्थ, इस तरह कुछ है। अब स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया कि ये स्टैंडर्ड मीट करना है, बट डू कंट्रीज विल मीट? अगर उनका पोटेंशियल होगा तो वो मीट कर लेंगे, अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो मीट नहीं कर पाएंगे। चलो गुड है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर दो चीजें हैं, एक है वन बेल्ट वन रोड और एक है मैरीटाइम सिल्क रोड। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर आप इसी चीज के ऊपर जाएं तो आपको ये चीज नजर आएगी कि इस एक काम करने से जो ट्रेवल डिस्टेंस है जहां पे ये होंगे, तो वो ट्रेवल डिस्टेंस 0.8% कम हो जाएगा। जो ट्रेड है उसके ऊपर अराउंड 2.8 टू 9.7% पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो लोगों की इनकम है वो अराउंड 1.2 टू 3.4% इम्प्रूव होंगी। एंड विद दीज प्रोडक्ट्स अराउंड 7.6 मिलियन पीपल जो है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद जो एक अच्छी चीज आई है वो चाइना रशिया इंटीग्रेशन है। अगर आप चाइना रशिया इंटीग्रेशन देखें तो दे आर integrating a lot of things. They are working on BRICS. They are working on Asian Development Bank. They are working on Asian Infrastructure Investment Bank. And they are working on SCO, Shanghai Cooperation Organization. अभी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 70th एनिवर्सरी थी। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 70 साल हो गए थे, और जी जिनपिंग मॉस्को गया था और कि उनकी ट्रेड $200 बिलियन तक पहुंच जाए। China is again cooperating with Europe on international issues like working on SDGs, working on climate change, और G20 में बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है।
और जी जिनपिंग जब प्रेसिडेंट बना था तो वो पहला कॉन्टिनेंट जो उसने चूज किया था फॉर हिज मैडन विजिट दैट वाज यूरोप। उसके बाद चाइना साउथ साउथ कॉपरेशन कर रहा है। अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं चाइना उन सबको मिला रहा है। चाइना ने FOCEC बना दी है, द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन। द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन। और अभी चाइना ने बीजिंग में एक मीटिंग करवाई थी जिसके अंदर मोर देन 55 अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर आए थे। और चाइना G77 कंट्रीज। अच्छा, ये G77 वाला ब्लॉक है ना, इसके अंदर जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनका ब्लॉक है G77। चाइना उनके साथ भी कॉपरेशन कर रहा है। चाइना ये भी चाह रहा है कि जितने भी दुनिया के अंदर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल इशू हैं वो भी एड्रेस हो जाएं। मसलन चाइना ये चाह रहा है कश्मीर इशू एड्रेस हो जाए। चाइना ये चाह रहा है जैक पोआ सक्सेसफुल हो जाए, जाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सबसे बड़ी बात है कि शी जिनपिंग ने अभी नॉर्थ कोरिया को विजिट किया था ताकि पीस प्रोसेस को भी एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक करवाना चाहता है। अब कुछ चाइना के हॉटस्पॉट जो चाइना को बड़ी केयरफुली देखना पड़ेंगे। तो इसमें जो पहली चीज है वो तो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये बन तो रहा है लेकिन काफी सारी कंट्रीज को ये पसंद नहीं भी आ रहा। तो चाइना ने ये किस तरह मैन्यूवर करना है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में यूएस इन अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। चाइना ने उसको किस तरह कर्टेल करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चाइना। और चाइना इसके लिए कुछ कर भी रहा है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, ये आपने देख लेनी नेट से, वेरी। और चाइना ये चाह रहा है कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है दैट इज आवर टेरिटरी। और चाइना सारे कंट्रीज को कैसे एग्री करे वो इसको रिकग्नाइज करें, इसके लिए चाइना ने कुछ किया भी है। जैसे चाइना ने एंटी सिसेशन लॉज पास किए हैं कि ताइवान उनसे अलग हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो यूएस के अंदर लोग हैं उनकी जो चाइना के लिए परसेप्शन है दैट इज नॉट गुड। और अगर हम लार्जर स्केल पे देखें तो करेंटली जो चाइना को सबसे बड़ा इशू हो रहा है दैट इज ट्रेड वॉर। रिपब्लिक ऑफ चाइना बच्चे, रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC, ताइवान को कहते हैं। और है ही है। अच्छा, एक बार में यूएस क्या समझता है, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ यूएस? यूएस ये समझता है कि जो चाइना है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, अपनी प्राइस की वैल्यू को बहुत डाउन कर देता है एक्सपोर्ट के लिए और ये वो।
और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करता है। चाइना कॉपी करता है चीजें हमारी। और चाइना की क्या परसेप्शन है? चाइना को ये लगता है कि जो यूएस है, यूएस नहीं चाहता कि चाइना प्रोग्रेस करे, दैट्स व्हाई यूएस इज ट्राइंग टू स्टॉप। तो यूएस ने क्या किया है? यूएस ने टैरिफ लगा दिए। टैरिफ किस पे लगा दिए हैं? यूएस ने मीट पे, और यहाँ की जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगा दी है, 15% ड्यूटी लगा दी है। और ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा इन टैरिफ्स की वजह से और मल्टीपल टैरिफ की वजह से, दैट वुड बी अराउंड $360 बिलियन। बदले में चाइना ने भी टैरिफ लगा दिए हैं। चाइना ने, दुनिया ने पहली दफा देखा है कि 5% टैरिफ लगा दिया चाइना ने यूएस के क्रूड ऑयल के ऊपर। अदरवाइज ऑयल के ऊपर आपको दुनिया में कहीं भी टैरिफ नजर नहीं आएगा। उसके अलावा चाइना ने अराउंड 525% टैरिफ लगाया मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसकी वजह से जो यूएस इकोनॉमी लॉस हुई है, दैट इज अराउंड $10 बिलियन। उसके अलावा चाइना ने जो और एक चीज देखनी है, दैट इज साउथ चाइना सी। चाइना हैव टू सी इन फ्यूचर इट्स 9 डैश लाइन थ्योरी। चाइना हिपोथेटिकली कोई पुराना सा मैप निकाला है और वो कहते हैं कि इसके मुताबिक साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन लगाता है और कहता है कि ये हिस्टोरिकली एरिया हमारे पास था, तो अब ये हमसे ही बिलोंग करता है, ये हमारा है। इसके ऊपर आईसीजे की एक रूलिंग है कि एरिया चाइना का नहीं है, जिसको चाइना मानने से इनकार कर दिया है। यूएस ने भी यहाँ पे मसल कुछ यूएस ने यहाँ पे फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए अपने जहाज शहाज भेजता रहता है। मतलब अगर आप फ्यूचर में चाइनीज ट्राजेक्ट्री देखते हैं जो फ्यूचर में आपको नजर आने वाली है, तो उसमें जो मेजर चीजें होंगी वो वन बेल्ट वन रोड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तुम्हें नजर आएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक नजर आएगा, आपको ब्रिक्स नजर आएगा, आपको सी पैक नजर आएगा, आपको इनकी इंटीग्रेशन विद रशिया नजर आएगी, आपको चाइना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अजर्ट नजर आएगा, आपको चाइना लैटिन अमेरिका में नजर आएगा, और आपको चाइना साउथ साउथ कॉपरेशन करवाता हुआ अफ्रीका में नजर आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डायमेंशन हैं और तुम्हें मल्टीपल बता दी हैं। यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एनी वे ही आस्क्स। आगे है मेरी फेवरेट फॉरेन पॉलिसी, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ, किसकी होनी चाहिए?
यार आप लोग ना कभी इसको, मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं मैंने सीरियसली कहा है, मैंने सीरियसली कहा है, मैं मजाक में नहीं कहा। अब मैं थोड़ा सा ना तुम्हें वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान वाले एंगल से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा टच देता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। यार मतलब एक जो वाकई इंडियंस ने की है ना, दैट इज देयर फॉरेन पॉलिसी, जबरदस्त। अपने आप को उन्होंने किस तरह हिस्ट्री में आर्टिकुलेट किया है, वो अपने इंटरेस्ट को किस तरह देख रहे हैं। रियलिटी में तुम्हें बताता हूँ थोड़ी सी। बेटा वो तो हमें लगता है ना मोदी ने तबाह कर दिया है, वो तो हमें ये बताया जाता है ना मोदी ने तबाह कर दिया। मोदी ने उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, आप कहते तबाह कर दिए। मोदी ने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला हल करवा लिया है, आप कहते तबाह करवा दिए। सो थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट। मरवाओ मुझे, मरवाओ कमीनों, मुझे मरवाओ, मेरी तुम रोटी रोजी बंद करवाओ बस। नो डाउट यार, मोदी एज ए लीडर फॉर इंडिया ही इज डूइंग ग्रेट, इसमें कोई शक नहीं है। एनी हाउ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप दो चीजें करते हैं, एक हम इनको देखते हैं टिल 1990 तक। यार अब मैं ना थोड़ा सा ना ये न्यूट्रल होके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपने इमोशनल नहीं होना। बाकी तो मोदी इज द वर्स्ट जो है ना वो लीडर, एंड ही इज द घटिया तरीन आदमी। तो वो पाकिस्तान के साथ जितनी मर्जी गालियां लिख लो, पर थोड़ा सा ना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ समझो, ठीक है। अच्छा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी टिल 1990 आपको बड़ी मजेदार नजर आएगी, और तुम लोग सुन के हैरान हो जाओगे। यू वुड सरप्राइज टू नो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी टिल 1990 was believed on idealism। सर ये क्या कह दिया आपने? यस इट वाज। कैसे? देखो, जो इनकी फेज 1 थी, जो इनकी फेज 1 थी, उसके अंदर जिस चीज ने मेन इनकी फॉरेन पॉलिसी को सेंट्रलाइज किया, दैट वाज नॉन अलाइड मूवमेंट। अब नॉन अलाइड मूवमेंट यही थी ना कि हमने किसी के ना हमने इधर जाना है यूएसए की तरफ, ना हमने यूएसएसआर की तरफ जाना है, और हमने कोशिश ये करनी है कि नॉन इंटरवेंशनिस्ट तरीके से अपने इंटरेस्ट को सक्सेसफुली करें। और इसमें जो दूसरा फेज आया वो बड़ा जबरदस्त था कि इंडिया ने अपने आप को थर्ड वर्ल्ड का लीडर बनाया। इंडिया जब भी कोई बात करता था, वो पर्टिकुलरली अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करता था, he asks for the interest of the third world। आफ्टर 1990, जब इंडिया को लगा कि यार ये जो मेथड है आइडियलिज्म का, ये नहीं चल सकता, बिकॉज कम्युनिज्म फेल होगी, तो देयर केम एन एटीट्यूड, देयर केम अ चेंज एन एटीट्यूड।
and they started following realpolitik. They started following the pursuit of power, military, and self-interest. Before 1990, they were talking about the interest of third world. After 1990, they started following on the self-interest. How? ये कैसे हुआ? ये इस तरह है कि अगर आप इनकी पुरानी थ्योरी देखें अप टिल 1990, that was based on idealism, तो that was set by नेहरू. अब नेहरू अपनी जो ओरिएंटेशन में ही वाज सोशलिस्ट, एंड वो यही चाहता था कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पीस ऑपरेशन हो. अगर तुमने सुना हो पांच शील, तो ये उनकी पॉलिसी थी. पांच मतलब पांच, इनके अंदर जो पांच मेन पॉइंट्स थे, वो बिलीव यू मी वही पॉइंट्स हैं जो उसके पॉइंट्स हैं, नेशन स्टेट के पॉइंट्स हैं. कैसे? पहला पॉइंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी. तुमने कभी सोचा था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी भी होती होगी? सच्ची सच्ची बताओ. नहीं ना सोचा होगा कभी? सोचा है? देखो, हमें इंडियन की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ नजर आती है 1965 और 1971 के बारे में. उसके बाद तो हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है. इस बात को ध्यान में रखो कि हमें सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इन 2 सालों में नजर आती है. उसके बाद हमने कभी बॉदर नहीं किया, ना ही हमें पता है. इंडिया वर्क्स ऑन पांचशील. इंडिया हैज वर्कड ऑन NAM, नॉन अलाइड मूवमेंट. इंडिया हैज यूज्ड टू प्ले द लीडरशिप ऑफ थर्ड वर्ल्ड. ये इंडिया के वो काम है जो इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग. दूसरा, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन. ये मेरी क्लास रिकॉर्ड तो नहीं ना हो रही कहीं पे? रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही? बस ठीक है, जल्दी मेरी मौत है अब. थर्ड थिंग इज नॉन इंटरफेरेंस. फोर्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स. ये सारे वही हैं 5 जो आपके नेशन स्टेट वाले थे. एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस. हाँ हाँ बिल्कुल. अगर तो वो पर्टिकुलरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें ना, तो खैर ये प्रोस्पेक्ट थे 1990 तक. ये प्रोस्पेक्ट थे 1990 तक. अब हम थोड़ा सा देखते हैं 1999 के बाद, 1990 के बाद क्या हुआ. 1990 के बाद क्या हुआ? ठीक है. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. आपने ना जो पेपर में लिखनी है ना, वो 1990 के बाद लिखनी है. ठीक है. अगर तो वो पूछ ले फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपने 1990 के बाद ही लिखनी है. ठीक है. इंडिया अब किस चीज को फॉलो करेगा? रियल पॉलिटिक को. ठीक है. वेल, इन केस ऑफ पाकिस्तान, तो yes, answer is yes. From 1947 they have always followed real politics. समझ आई मेरी बात? जब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करनी है ना, तब तो हमारा मेन जो है ना वो मुद्दा यही है कि इंडिया ना होता तो हम ना चांद तक पहुंच चुके होने थे. इंडिया ना होता तो यहाँ पे शराबें, कुपियां, टन और हम जो ना वर्ल्ड टॉप पावर होने की. इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे जोड़ों में बैठ गया. ना इंडिया होता ना हम आज जलील हो रहे थे. ठीक है.
बाकी तो जैसे हमने ना बड़ा कुछ कर लिया ना। अच्छा, इंडिया को जो अभी सबसे बड़े चैलेंजेस है ना, इंडिया को जो अभी सबसे बड़े चैलेंजेस हैं करंटली, जो पहला चैलेंज है वो उसको सिक्योरिटी का चैलेंज है। एड्रेसिंग सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि इंडिया को दोनों साइड से मसाइल हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी के सबसे बड़ी मसले हैं वो यही है कि इसकी टेरिटोरियल मसाइल, पीआरसी और पीकेके के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं हुए। सो इंडिया इज फाइटिंग टू फ्रंट वॉर। उसके बाद जो अभी सबसे बड़ा मसला है, अब सबसे बड़ा मसला है वो अब टेरिटोरियल नहीं रहा। चाइना के साथ मसला या पाकिस्तान के मसला अब वो टेरिटोरियल नहीं रहा। अब ये इनका आपस में जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, जिसके जरिए चाइना ने पोर्ट्स बना के इंडिया को ऑलमोस्ट इनसर्कल कर ली है, दैट इज आल्सो एन इशू फॉर इंडिया। उसके बाद इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंडिया को रीजनल मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके इश्यूज हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा इशू है वो इनएफिशिएंसी ऑफ साक का इशू है। उससे जो बड़ा मसला है, और मुझे लगता है जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला है, दैट इज द रियल इशू फॉर इंडिया, दैट इज बैलेंसिंग पोजीशन इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। बिकॉज अगर तुम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखते हो तो तुम्हें इंडिया यूएस की भी ट्रीटीज मिलेंगी, तुम्हें इंडिया रशिया की भी ट्रीटीज मिलेंगी, और इस सब में तुम्हें एक लड़ाई मिलेगी इंडो चाइना की, और इस सब में तुम्हें एक पंगा ये भी मिलेगा, इनके आपस में अलायंस है, और इस सब में तुम्हें एक पंगा ये मिलेगा, इनका आपस में अलायंस है। So the biggest challenge for India is to decide about its position in global structure कि किस तरफ जाना है। And the next biggest challenge after Modi is to balance foreign policy with respect to domestic crisis, because इंडिया एक चीज के अंदर सुपर पावर है, एंड दैट इज कल्चरल सुपर पावर।
It is hub of history. It is hub of cultures. It is hub of caste. अब इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इंडिया इन चीजों को पोर्ट्रे करता है एज इट्स सॉफ्ट पावर, और लोग खींचे चले आते हैं इसकी तरफ. बट it is also one of the big challenge for India, because Sikh, Tamil and other minorities can create issues, और minorities के साथ अपने आप को अभी जो मोदी हिंदू एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहा है, तो ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया यूज करता है, that can become a great challenge for India. So these are the around 6 biggest challenges for Indian foreign policy. अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं एक फॉरेन पॉलिसी तो नहीं पढ़ा रहा, that is this foreign policy. इसमें कोई नई बात नहीं है, तुम बचपन से सारी कहानियां सुन रहे हो, ये तुमने खुद करनी है. यूके फॉरेन पॉलिसी को इतनी रेलिवेंट नहीं रही, वी आर नॉट डूइंग इट. हाँ, एक फॉरेन पॉलिसी है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो कल हम यूरोपियन यूनियन भी पढ़ेंगे, कल हम यूएन पढ़ेंगे, और कल हम नाटो, लीग ऑफ नेशन, और जितने भी सार्क, आसियान, जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. डू पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ना, और अगर उसमें कोई चीज भी समझ ना आए तो देन लेट मी नो टुमारो. या रिव्यू मैंने तुम्हें दे दिया था जब मैं तुम्हें स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान पढ़ाया था ना, पढ़ाया था यार. उसमें कोई चीज है नहीं ना, मैं फॉर द सेक ऑफ रिवाइज, मैं तुम क्या रिवाइज करवाऊं? स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान याद है याद. वही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी. पाकिस्तान बना, इंडिया से मसला है, अफगानिस्तान की इरिडेंटिज्म है, सामीत को मसला है एंड ऑल दैट. इसलिए मैं उसको रिवाइज नहीं करना चाहता. याद आ गया, तो एक किस्म की हमने कर ली हुई है. Just revise the strategic culture of Pakistan. Just revise the strategic culture of Pakistan, and you can easily identify the foreign policy of Pakistan. मेरे पढ़ाने को तो मैं तुम्हें 1 मिनट में पढ़ा दूं, लेकिन वही फॉर द सेक ऑफ रिवीजन नहीं होंगी चीजें. देयर वुड बी नथिंग न्यू. तो अभी हमारा वो रह गए हैं, इंस्टीट्यूशन रह गए हैं, और साउथ एशिया रह गया है. वो ज्यादा नूर आ गया है. गो थ्रू कर लें, गो थ्रू कर लें. सर ऑर्गेनाइजेशन परसों पढ़ो सर प्लीज, if पॉसिबल. कल मैंने ट्रैवलिंग करनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हम कल ही पढ़ रहे हैं. फातिमा यार देखो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कितनी दफा पढ़ने हैं, कितनी दफा पढ़ ली हमने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. सारी हमारी कोल्ड वॉर न्यूक्लियर पे चलती रही है. देखो तुम्हें एक बात माइंड में रखनी है कि ये जो आईआर का कोर्स डिफाइन हुआ है, कुछ उन्होंने कोर्स का पेट भरने के लिए चीजें बढ़ाई हुई हैं, और वो कुछ भी नहीं है. उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि अब और क्या डालें, बस उन्हें कोर्स का पेट भरना था एंड ऑल दैट. हमने कितना पढ़ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? यार कंटेम्प्रेरी इश्यूज
ये सारे फॉरेन पॉलिसी में नहीं है क्या? कंटेम्प्रेरी इशू सारे फॉरेन पॉलिसी में नहीं है? आज हमने कौन सा कंटेम्प्रेरी इशू नहीं एड्रेस किया? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कल पढ़ेंगे और कल मैं मतलब हम डिबेट करेंगे उनके ऊपर कि मसला क्या है इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ, यूएनओ के साथ मसला क्या है, लीग ऑफ नेशंस के साथ इशू क्या था। वेल तुम लोगों की जो टिशनिंग की है ना, वो इंशाल्लाह परसों पूरी हो जाएगी। परसों हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस, और फिर हम पेपर 2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड यू विल फील कि वी आर डन। इट इज जस्ट अप टू यू, you have to revise and you have to do. Sir, I am asking any relevant question। बाकी सिलेबस में भी यही होता है कि कुछ चीजें सिलेबस को भरने के लिए होती हैं, तो कैसे डील करें उनको। वेल बेटा, अगर आप पास्ट पेपर्स देखें ना, तो आप देखेंगे यार ये तो उसने पूछा ही नहीं है कभी, तो ऐवी खामखा क्यों करें वो। गॉट माय पॉइंट? सर आपकी तबीयत डाउन फील हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, ये तो दाढ़ी बढ़ गई है यार, बाकी आई एम ऑलवेज फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मेरी बात सुने शाहजी शहबाज, मेरी बात सुने। देखो, पाक अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आते होंगे। देखो, ट्रेड वॉर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट ट्रेड वॉर। इंडो करंट अफेयर में आ जाता है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के ऊपर आप लिखें। अब ना इसके अंदर ना एक ही ट्रिक होता है, पाक अफेयर करंट अफेयर में सिर्फ एक ही ट्रिक होता है कि आपके पास लिखने के लिए मटेरियल क्या है। आपके पास लिखने के लिए मटेरियल क्या है? क्या आपको पता है कि ट्रेड कितनी इंपैक्ट होगी, वर्ल्ड ट्रेड कितनी इंपैक्ट होगी, यूएस ने किस चीज के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, चाइना ने किस चीज के ऊपर टैरिफ, मतलब आपको क्वेश्चन का पेट भरने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। और मैं जिस दिन से मैंने सीएसएस किया है, मैं बार बार जितनी वीडियोस बनाई हैं, बस मैंने यही कहा है कि ना क्या करो कि फैक्ट बुक तैयार करो, फैक्ट बुक तैयार करो, आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होना चाहिए, दैट्स इट। दैट इज द होल प्रिपरेशन ऑफ पाक अफेयर। समीला यार, पाक अफेयर जो है ना, वो टारगेट था इस दफा, लोगों के 30s में मार्क्स थे 2018 में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 45 प्लस थे। नहीं, वो करंट अफेयर में थे ना 67, पाक अफेयर में मेरे 45 50 इतने थे। बाकी पाक अफेयर में शानजा फेल थी हमारी टॉपर, उसके 29 मार्क्स थे। तो पाक अफेयर टारगेट था 2018 में, लेकिन मुझे जिस चीज ने एज दिया, मुझे फील होता है वो यही था कि वो 26 थे, 23, हाँ इतने थे। वो ये था कि मैंने फैक्ट्स याद किए हुए थे, तो फैक्ट्स लिखे थे मैंने। आप भी फैक्ट्स लिखें बस। लाइक वहां पे इशू था कि इंटर जो है ना, वो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में क्या करना चाहिए। तो मुझे याद था कि आर्टिकल 151 कहता है कि नेशनल, तो भूल गया, आर्टिकल 1 कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं वो जो था इक्विटेबल 160 जी जी, या अमीर, यस गुड, सीसीआई बनना चाहिए, और एनएफसी अवार्ड प्रॉपर शेयर होना चाहिए, और मतलब इस तरह की जो एक्चुअल चीजें थी मेरे पास facts थे, वो मैंने लिखे थे। और जैसे चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन था तो मैंने पूरा प्रॉपर मैप बनाया था, उसके ऊपर पूरी डिटेल्स लिखी थी, तो दैट इज द थिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही। इसी तरह ही है। वेल अमीर, जो असल आंसर है ना इसका, वो यही है जो आप बता रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन।
लेकिन सीन ये हुआ था कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ था, और रजीम चेंज करके रशिया जिस भी कंट्री के अंदर, यूएसएसआर ने जिस भी अंदर रजीम चेंज करवाता था ना, वो साथ में ये कहता था कि अगर आप इशू हो ना तो यू कैन इनवाइट अस। तो सीन ये हुआ था कि रशिया, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में रजीम चेंज करवाया, और जब वो रजीम थ्राइव कर रहा था तो उसी रजीम ने रिक्वेस्ट की कि यू कैन हेल्प अस विद द कम्युनिस्ट रजीम। तो ऑब्वियसली लगता तो ये है कि अफगानिस्तान ने इनवाइट किया, लेकिन जो अंदरली कहानी है वो आपको पता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा डाउट था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज वेरी मच क्लियर दैट आई वुड डू अवे विद दिस टाइम। बल्कि मुसैरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कहता था कि मुसैरा मैंने इस दफा इस साल मैंने कर लेना सीएसएस। और हम एक दफा मिले किस जगह पे, हम इंटरव्यू की तैयारी करते, तो मैंने इस रजिस्टर पे भी लिखा था कि आई विल क्लियर दिस ईयर। सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज वेरी मच क्लियर। यार बस आखिरी बात है वो आपने ना माइंड में रखनी है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि यार मैं सीएसपी बनने जा रहा हूँ, बाकी सारे जो लोग हैं ना वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी आप पेपर हॉल में एंटर हो तो आपके में यही होना चाहिए, यार आई एम द गाय इन टाउन हु इज गोइंग टू एस दिस सीएस। बाकी ये लोग, इनकी तैयारी नहीं है, ये हमें खाम खा आए हुए हैं एंड ऑल दैट। सो दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। और जो रियलिटी है वो ऐसे ही है, जो रियलिटी है वैसी है। आज मुझे ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बताना है, कितने लोगों ने मेरे पढ़ाने के बाद यूएस पंजाबी और आईआर रिवाइज की है? सच्ची बताना है, की है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25, मतलब अराउंड देयर आर 30 पीपल, रफली देयर आर 30 पीपल। तो इन 30 में भी तुम में से 10 ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी। तो मैं वो बात कहना नहीं चाहता, बट तुम खुद ही समझ जाओ। अल्लाह हाफिज। यार देखो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरी तो तुम लोगों के लिए यही ख्वाहिश है। देखो, जब हमारा कोर्स खत्म होगा ना और तुम किसी के साथ कंपेयर करना, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि जो सब्जेक्ट्स मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं ना, किसी ने खुद तैयारी की है, किसी ने एकेडमी से तैयारी की है, जस्ट कंपेयर विद देम, जस्ट कंपेयर विद देम ना। तो देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने कितनी एफर्ट्स पुट की है, या मैंने कितने टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं, या मैंने कितनी एनर्जी लगाई है कि जो है ना वो टॉपिक के ऊपर। ये जो क्लास में 16 लगती है ना, ये 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। सो वी विल डू दैट। अल्लाह हाफिज। इसरार, मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है, कसम उठवा लो।